चलो, तो आज हम लोग जो है सो ज्योग्राफी का सामाजिक विज्ञान का जो है सो राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसका पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का मतलब जानते हो क्या होता है आप लोग? क्या लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में जो है ना, सबसे पावरफुल क्या होता है? जनता होता है। जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है और वो सरकार जनता के लिए, जनता के हितों में काम करती है। उसी को क्या करते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और पहले क्या हुआ करता था? राजतंत्र हुआ करता था। और राजतंत्र में क्या होता था? राजा सबसे पावरफुल आदमी होता था, वो जो चाहेगा वो कर सकता है, उसको कोई विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? सबसे पावरफुल जनता होता है। क्यों? क्योंकि राजा जो बनता है, राजा जो बनाता है वो जनता मिलकर के बनाती है। जनता के हाथों में होता है राजा बनाना, तो इसलिए सबसे पावरफुल कौन हो गया? जनता हो गया। तो इसमें हम लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको पता होगा, कुछ तथ्य को समझ लो। भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था ना भारत में, वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 15, संविधान का अनुच्छेद 15 यह बताता है कि धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। भेदभाव का मतलब कि ये नीची जाति का है, ये मतलब ऊंची जाति का लोग नीची जाति को क्या कर सकता है? उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। गोरा लोग काले लोग को भेदभाव नहीं कर सकता है। किसी भी इंसान के साथ, कोई अमीर आदमी गरीब के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर करेगा तो संविधान के तहत उसके ऊपर क्या हो जाएगा? कार्रवाई हो जाएगी। 2011 का जनगणना के अनुसार कहा जाता है, 2011 का जनगणना के अनुसार महिलाएं का जो है ना साक्षरता दर 65.46% है। 2011 में जब जनगणना हुआ था तो महिलाएं टोटल 100 में 46 को क्या थी? 65 को महिलाएं पढ़ी लिखती थी। पुरुष की जनसंख्या 82.14% पढ़ी लिखती। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है, ठीक है ना। तो परिवारवाद के बारे में पढ़ते हैं। अधिकांश राजनीतिक दल एवं उनके नेता अपने ही परिवार एवं सगे संबंधियों को राजनीतिक में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीतिक में परिवार है। मतलब कि राजनीतिक, अगर किसी परिवार से एगो आदमी अगर कोई पॉलिटिक्स में नेता में चल गया, कोई मान लो कि कोई चल गया मंत्री बन गया, तो वो अपने ही परिवार के लोगों को क्या करता है? मंत्री पद में लाना चाहता है या अपने रिश्तेदार को लाना चाहता है, ठीक है ना। इसी को परिवारवाद कहा जाता है, ठीक है। हाल ही के दशक में यह परंपरा बनी रही है। इसी प्रतिनिधित्व के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली होती तो उसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाता था। तो यही होता है परिवारवाद। समझ में आ गया होगा परिवारवाद। दूसरा क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर क्या होता है? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ध्यान से समझना मेरी बातों को। बंधुआ मजदूर की प्रथा अत्यंत प्राचीन है। बंधुआ मजदूर का अर्थ है यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए एक निश्चित अथवा या अनिश्चित समय तक बिना मजदूरी के अथवा नाम मात्र के मजदूरी के साथ काम करने के लिए बाध्य रहना। अर्थात जो मजदूर अपना श्रम किसी खास व्यक्ति या संस्था को उसी की शर्त पर बेचने के लिए बाध्य हो, उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। मतलब बंधुआ मजदूर का मतलब ये होता है कि बन्हा जाता है। कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो किसी न किसी कारणवश किसी जमींदार का या किसी मालिक के अंदर में काम करने के लिए क्या होता है? विवश हो जाते हैं। मिनिमम मजदूरी पर, कम मजदूरी पर, उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। ऐसे समझ लो कि अगर किसी का पिताजी अगर किसी में नौकरी कर रहा है तो उसका बेटा भी क्या होगा? पिताजी जब एक्सपायर कर जाएगा ना तो उसका बेटा भी उसमें क्या करेगा? नौकरी करने लगेगा। ये परंपरा पहले बहुत ज़्यादा चलती थी कि हमारा तो खानदान अकरा में क्या करता है? अकरा से जैसे काम कर रहा है, तो पिताजी किया, उसका फिर बेटा, फिर उसके बाद बेटा। तो इस प्रकार से बंधा जाता था मजदूर, उसी को कहा जाता है बंधुआ मजदूर। आगे क्वेश्चन है किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो ऐसे समझो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जब किसी देश का अपना कोई धर्म ना हो, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। वैसा देश जो सभी धर्मों को क्या करे? समान आदर करे, सभी धर्मों को समान मान्यता दे, उसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो भारत हमारा कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष है। भारत में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और सभी को बराबर का अधिकार है, चाहे उसकी जनसंख्या कम रहे या ज़्यादा रहे।
चलो समझते हैं। तो पहला कर रहा है कि पहला रीजन ये है, दो प्रावधान कर रहे हैं लिखने के लिए। तो पहला प्रावधान ये है, पहला प्रावधान है यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। कहाँ पर? भारत में। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है जिसे राज हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कोई इंसान चाहेगा कि हिंदू से मुसलमान बन जाए या मुसलमान से हिंदू बन जाए तो उससे कोई मना नहीं कर सकता है। हमारा संविधान भी उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी आज़ादी है। मतलब ये हमें अधिकार है कि हम अपना धर्म में परिवर्तन भी कर सकते हैं, दूसरा धर्म को भी अपना सकते हैं या अपना धर्म त्याग भी कर सकते हैं। तो पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान है धर्मनिरपेक्ष का। राज्य धर्म के आधार पर नागरिक या नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। हमारा जो राज्य है ना, जाति का आधार पर कि ये नीची जाति का है, ये छोट जाति का और ये बड़ा जाति का है, इसके साथ भी वो भेदभाव नहीं करेगा। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, पर उन्हें यह अधिकार है कि वे शिक्षा, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सके। मतलब हमारा राज्य, हमारा देश जाति का आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि किस जाति का, उसको किसी भी जाति का रहेगा, किसी भी धर्म का रहेगा, किसी भी रंग का रहेगा, सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ये था। आगे क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? चलो समझते हैं क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ। तो इसका आंसर बाबू है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का विरोधी नहीं कर रहा है, राज्य धर्म का विरोधी नहीं है, परंतु राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है और वो उसका अपना कोई धर्म भी नहीं है राज्य का। राज्य सभी धर्मों को समान आदर और संरक्षण देता है तथा सभी धार्मिक समुदाय और वर्गों को एक समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक विभेदों के बीच सामंजस्य, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की स्थापना के लिए धर्मनिरपेक्ष अवधारणा अपनाई गई है। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी धर्म का ऐसा नहीं कि ज़्यादा मान्यता देगा, किसी धर्म को कम, किसी धर्म में ज़्यादा लोग हैं तो उसको ज़्यादा मान्यता देगा, किसी धर्म में कम लोग हैं तो कम मान्यता देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को बराबर अधिकार, बराबर दृष्टिकोण से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या होता है? लैंगिक विभेद और लैंगिक असमानता क्या है? वास्तव में लिंग के आधार पर समाज दो भागों में बांटा गया है। लिंग मतलब क्या होता है? पुरुष या महिला। तो हमारा जो समाज है लिंग के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? दो, या तो पुरुष होगा या तो महिला होगा। इन दोनों वर्गों में हमेशा असमानता बनी रही है। शुरू से ही पुरुष और महिला में क्या है? असमानता बनी रही है। जैविक दृष्टिकोण से असमानता के परिणाम में स्त्री प्रताड़ित होती है और उनके विभिन्न रूपों से प्रताड़ना का आधार सामाजिक विभेद की स्थितियां होती है। लिंग आधारित यह विभेद समाज में स्त्री शक्ति की उपेक्षा को प्रोत्साहित करता है। यह लैंगिक भेदभाव न केवल भारत में किया जाता है बल्कि विश्व के प्रत्येक देश में कमोवेश यही स्थिति है, कम या ज़्यादा, परंतु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुष के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी में जमीन आसमान का अंतर है। यही लैंगिक विभेद है जो राष्ट्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। लैंगिक विभेद भारतीय का नहीं मुद्दा है, ये पूरे विश्व का मुद्दा है, जहाँ पर क्या होता है पुरुष को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, चाहे पढ़ाई में हो, ठीक है ना, चाहे रोजगार में हो, चाहे सम्मान में हो, हर एक दृष्टिकोण से पुरुष को क्या किया जाता है? ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना, ज़्यादा सम्मान है। और महिलाओं को क्या है? कम है। एक समय था कि महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने के भी नहीं। महिलाओं को इतना अधिकार था कि वो बस घर में बैठ के खाना बनाए, बस सबका गुलामी के जीवन क्या करते थे? व्यतीत करती थी महिलाओं सब। लेकिन अब इसमें भी क्या है? ये पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का क्या है? ये समस्या है। लेकिन अब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? ये इसमें परिवर्तन हो रहे हैं सरकार के द्वारा, ठीक है ना। इसमें सुविधाएं महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसमें आप देखो विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, महिलाओं भी आगे इसका योगदान कर रही है। अब एक दिन ऐसा होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, पुरुष और महिला दोनों का क्या होगा? बराबर का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? चलो अब धर्मनिरपेक्ष के बारे में समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। ऐसा नहीं कि किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना देगा कि नहीं, वो पूरे राष्ट्र हो जाएगा, और किसी धर्म को क्या करेगा? वो
विशेष दर्जा देगा, किसी को कम। दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यह न किसी धर्म को ज़्यादा सम्मान देता है न किसी को कम, इस सभी को बराबर का क्या करता है, अधिकार देता है। दूसरा कि हमारा देश भारत यह अधिकार देता है कि कोई भी इंसान अपने धर्म का क्या करेगा, वो प्रचार कर सकता है, अपने धर्म का वो गुणगान कर सकता है, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है, चलो इसको समझते हैं। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता लोकतंत्र की मजबूती, स्थिरता और इसके आधार को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि समाज के विभिन्न वर्गों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए तो समाज में हिंसक संघर्ष या गृह युद्ध की स्थिति बनी जाती है। यदि विभिन्न समूहों को उचित पहचान या सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है तो उनके असंतोष और संघर्ष से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक ठहराव व आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप बेल्जियम में विभिन्न भाषाई और जातीय समूह के बीच पनपते टकराव को सत्ता में साझेदार बनाकर दूर किया गया था। लोकतंत्र की सफलता विभिन्न समूहों को शासन में साझेदारी बनाने से संभव है। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं बाबू कि सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। देखो कि सत्ता में साझेदारी का मतलब जनता के द्वारा क्या किया जाता है, नेताओं का चुनाव किया जाता है, जनता के जन समूह से होता है। कोई भी नेता कोई नेता बनता है ना तो जनता के समूह, जनता ने क्या किया, उसको चुनाव से उसको क्या क्या जितवाया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जनता जिसको चाहेगा उसी को चुनाव में जिताएगा और वही आदमी क्या करता है, जनता के लिए काम करेगा। अगर कोई आदमी अपने बदौलत या पैसा दे करके अगर चुनाव जीत जाता है जनता का सहयोग से नहीं तो वो आदमी क्या करेगा, मनमानी करेगा। वो आदमी अपना विकास चाहेगा, अपना हितों के बारे में सोचेगा, तो उसमें क्या होगा, समाज में असंतोष उत्पन्न हो जाएगा और वो समाज एक दिन क्या होगा, टकराव उत्पन्न हो जाएगा और समाज में क्या होगा, गलत दिशा में चल जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, साझेदारी होना जरूरी है कि जनता चाहेगा ना तो ज़्यादा समर्थन के साथ जिसको चुनेगा वही क्या करेगा, चुनाव में नेता प्रतिनिधि का क्या करेगा, काम करेगा। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर सामाजिक ये विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना वो उनके आपस संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। मतलब सामाजिक विभाजन का मतलब आसपास में समाज क्या करेगा, जाति, धर्म, रंग के आधार पर एक दूसरे के साथ क्या करेगा, विभेद करेगा या एक दूसरे के साथ क्या करेगा, परस्पर गलत व्यवहार करेगा ना तो वही क्या होता है, जाति या सामाजिक विभाजन कहलाता है। आ गया समझ में।